हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों पार्ट 1 पढ़ा था एकदम कमाल। क्या वो आपको याद है या भूल गए सारा माल? तो बच्चों आज हम पार्ट 2 लेकर आ गए हैं आपकी क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन के चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स का पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 में मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ व्हाट इज अ सेल। अ सेल कैन रेप्लिकेट, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम डिस्कवरी ऑफ सेल भी पढ़ चुके हैं। बाकी हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या कंप्लीट किया था। सेल थ्योरी हमने पढ़ ली थी, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, देन हमने डिफरेंट शेप के सेल देख लिए थे। आगे हमने सबसे छोटा जो लिविंग सेल होता है माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ा जो होता है ऑस्ट्रोजेक, वो भी पढ़ लिया था। ह्यूमन बॉडी में कैसे होते हैं वो भी, सेल के बारे में ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों में डिफरेंस, और फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये दोनों हमने देख लिए थे। अब हम आ गए हैं, ये सॉल्यूशन वाला पार्ट भी हमने कर लिया था कि सेल कैसे स्वेल करता है, हिप्पो होता है तो मोटा हो जाता है। अब हम सीधे करेंगे यहाँ जो सेल के अंदर वाले सारे पार्ट हैं उनको डिस्क्लोज, मतलब सेल के हम और अंदर घुस रहे हैं, सेल की दुनिया में अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कवर करेंगे न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस क्या है? जैसे आपकी बॉडी में आपका माइंड आपको कंट्रोल करके रखता है, ऐसे सेल का भी एक माइंड होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें जिसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, देखो डबल मेम्ब्रेन है। पोर्स होते हैं जिससे चीजें अंदर बाहर जा सकती हैं, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन चीजों को, सेल कुछ भी चीज है जैसे किस फॉर्म में करता है, एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सारी चीजें अंदर बाहर, सेल के अंदर क्या आएगा, सेल के बाहर क्या जाएगा, तो उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आता है। यहाँ न्यूक्लियस में पोर होते हैं, उसके थ्रू आता है। ये करता है मूवमेंट को अलाउ किसी भी पार्टिकल को इनसाइड द साइटोप्लाज्म और वाइस वर्सा। जो साइटोप्लाज्म है, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें से कोई भी चीज अंदर जा सकती है और कोई भी चीज क्या बाहर आ सकती है, यानी पोर्स के थ्रू। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कंटेन करता है हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इसमें डीएनए होता है। अब देखो ये हमारा पूरा सेल है, ये बीच का पार्ट, अब हम बीच में बनाते हैं, जनरली बीच में नहीं होता, कहीं भी होता है ये। तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस डीएनए होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो अभी बताया था, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिससे क्या है, जो भी पार्टिकल्स है अंदर बाहर जा सके। यहाँ पर ये एनलार्ज करके दिखाया गया है। अब आते हैं डीएनए, जो मैंने बोला मेन फंक्शन, मेन चीज जो होती है इसमें डीएनए होता है। आइए पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है बच्चों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें ये क्यों जरूरी होता है? इसमें हमारी जो सारी जीन के जो कोड होते हैं, मतलब हमारा कलर कैसा होगा, स्किन कलर, आई कलर कैसा होगा, हमारी जो जेनेटिक जो भी सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स से, किसी की तरह हमारी आंख होती है, किसी की तरह हमारा कलर, बाल का टेक्सचर कैसे होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जैसे धागे जैसा होता है। अब इसमें इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में? हमारे कैरेक्टर्स के बारे में, हमारी आंखें कैसी होंगी, कलर उनका, बाल कैसे होंगे, स्किन कलर कैसा होगा। इसमें ये जैसे हमारे पेरेंट्स से आता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है ये फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। अब आगे देखते हैं, DNA carries the instruction that make us who we are and pass them into the next generation. DNA में हमारी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो जो हमारे अंदर की कौन है हम, और वही चीजें नेक्स्ट जनरेशन में हमसे पास होती हैं। अब जीन देख लेते हैं। जीन इज अ स्पेशल सेगमेंट ऑफ DNA that contain the code for a particular character such as eyes, color, skin color, shape of nose and hair types etc. इस टाइप की इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे, ये है हमारा डीएनए। अगर डीएनए हम इस टाइप से बनाते हैं, आगे चलते हैं हम, ईच जीन कंट्रोल अ स्पेसिफिक ट्रेट। अब हर जो जीन में डीएनए होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। डीएनए से जीन ट्रेट अवर यूनिक कैरेक्टर।
आगे देखते हैं। अब ये क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या होता है। नाम है अजीब से, आपको ऐसे लगेंगे कि किसी बॉम्ब के नाम है, पर अगर आपको समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जो ये डीएनए था ना बच्चों, जो अगर ये डीएनए ऐसे उलझा पुलझा पड़ा रहता है मैगी जैसा, नूडल्स के जैसा, न्यूक्लियस के अंदर, जैसे जैसे करली हेयर्स होते हैं ऐसे उलझा पुलझा पड़ा रहता है, तो ये होता है, इसका नाम क्रोमेटिन है। ये वही हमारा डीएनए, पर इसका नाम क्या होता है, क्रोमेटिन। अगर ये जब देखो when the cell is about to divide, जब सेल डिवाइड होने की कगार पर होता है, दूसरे सेल का जन्म होना होता है, तो क्या होता है, ये सारे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना डीएनए, ये इतने पास आ जाते हैं, इतने कंडेंस हो जाते हैं, इतने पास कि ये इतना पास ऐसे चिपक के इस टाइप की फॉर्म बन जाती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, क्रोमोसोम हो जाता है ये वही डीएनए। जब बिखरा उलझा पुलझा पड़ा है तो क्रोमेटिन, चाउमीन समझ में आ रहा है ना, चाउमीन से रिलेट करना क्रोमेटिन। अब यहां पर क्रोमोसोम कब होगा, जब ये आपस में कंडेंस हो जाएगा, जब डिवाइड होने की कगार पर होगा, जब डिवाइड होने का होगा तो ये आपस में इतना पास आ जाता है कि तब इसका नाम हो जाता है क्रोमोसोम। आगे देखते हैं, क्रोमोसोम कंटेन डीएनए प्लस प्रोटीन, क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन दोनों होता है। देखो यहाँ वही लिखा है, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस, ऐसी बिखरी बिखरी सी फॉर्म डीएनए की न्यूक्लियस में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, ये तब होता है जब सेल डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पर हाईली कंडेंस होता है और ये रॉड शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, जब सेल डिवाइड होता है तब ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो यहाँ पर देखो ये दिखाया गया है, ये प्रोटीन की फॉर्म है, ये क्रोमोसोम है ना, इसमें प्रोटीन है और डीएनए है, दोनों मिक्स हैं क्योंकि ये पास पास आ गए हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक मतलब जो डेवलप नहीं होता है, प्रो मतलब पुराना, डेवलप नहीं है अभी, जैसे अनाड़ी है, और ये यूकैरियोटिक एकदम मैच्योर सेल है। अब इन दोनों सेल में क्या क्या अंतर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पूरा डिफाइंड नहीं होता है और इसको हम जानते हैं न्यूक्लियोइड के नाम से। यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन पूरा डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है, और इसको हम जानते हैं न्यूक्लियस के नाम से, जो हमारा क्या है, जो कंट्रोल सेंटर है किसी सेल का। डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो दोनों चीज नहीं है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, राइबोसोम प्रेजेंट, बस यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी सारे जो ऑर्गेनल होते हैं इसके वो सारे एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर जो माइक्रो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट, सारी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। जब सारे प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, बैक्टीरिया सिंगल सेलुलर है, तो यहाँ पर बच्चों पता है क्या, ये न्यूक्लियर यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो ये न्यूक्लियस जो होता है तो इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, होता तो है पर अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसमें प्रॉपर होता है। अब इसका साइज बहुत ही छोटा होता है और यहाँ पर फ्लेजला होता है, मतलब इसकी एक पूंछ निकली होती है, पूंछ होती है जो क्या हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। यहाँ पर इसमें क्रोमोसोम बहुत ज्यादा होते हैं, जो ऐसे क्रोमोसोम थे ना, ऐसे जो ऐसे बने हुए थे स्ट्रक्चर, यहाँ पर ज्यादा होते हैं, इसमें एक ही होता है। इसका साइज जनरली बड़ा होता है और इसमें कोई भी पूंछ नहीं होती है। ये हमारे प्लांट, एनिमल और फंगी में मिलते हैं, ये बैक्टीरिया होता है। अब सेल ऑर्गेनलीज देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, साइटोप्लाज्म पढ़ चुके हैं जो फ्लड होता है इसके अंदर, वॉक्यूल्स पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे और प्लास्टिड पढ़ेंगे। ये सारे पार्ट बस हमारे रह गए हैं, इन्हें कंप्लीट करने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इन्हें भी मजेदार तरीके से कंप्लीट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ईआर कहते हैं, ये बना होता है बच्चों प्रोटीन और लिपिड का। अब ये क्या है, देखो एक ये वाला स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये, और एक ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखो इस पर तो ऐसे डॉट 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 बन रहे हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, तो इसका नाम दे दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एकदम स्मूथ है, इस पर कोई भी गड्ढे वड्डे नहीं है, तो इसका नाम दे दिया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रहेगा, जिस पर ऐसे डॉट 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 है वो रफ है और बाकी दूसरा है
स्मूथ। अब आगे देखते हैं, ये जो डॉट डॉट है ना, ये राइबोसोम होता है। राइबोसोम आर अटैच टू द सरफेस, और यहाँ पर अटैच ही नहीं होता राइबोसोम, वो डॉट 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 नहीं है, वही क्या है हमारा राइजोसोम है। क्लियर, ये जो डॉट डॉट है ना, यही राइबोसोम है, इसीलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब ये क्या हेल्प करता है, ये है ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बाहर से अंदर लाना, अंदर से बाहर ले जाना, इसका काम है डिलीवरी बॉय जैसा। ये सामान को बाहर से अंदर ले जाता है, अंदर से बाहर लाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो ये जेली है, इसके दोनों के बीच में। अब ये बना किसका, फॉर्मेशन कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लिपिड और प्रोटीन, जो कि हमने ये लिपिड और प्रोटीन जो क्या बना हुआ था लिपिड और प्रोटीन का, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई थी, जो डबल चेन ऐसे हम बात कर रहे थे पूरी। अभी आपको याद होगा, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ये। आगे देखते हैं, ये ER एक्ट लाइक अ ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये कैसे काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है और मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, लिपिड और प्रोटीन बनाता है और ट्रांसफर करता है। आगे चलते हैं, ER और मतलब RER मतलब रफ किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। रफ और स्मूथ के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्या है, बहुत ही इजी है। ये जो डॉट डॉट है इस पर प्रेजेंट है, तो राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है तो राइबोसोम नॉट अटैच टू द सरफेस। ये देखो रफ होता है, रफ दिखता है क्योंकि इस पे डॉट डॉट है। अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये स्मूथ दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप। इसमें ये जो इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। राइबोसोम क्या है, हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री है। इसमें लिपिड होता है, क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड की बनी है, तो प्रोटीन का काम तो हमारा रफ वाला कर रहा है और लिपिड का काम हमारा स्मूथ वाला कर रहा है। इसमें एंजाइम सिंथेसिस और इसमें हार्मोन सिंथेसिस होते हैं। ये देखो, नो रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, इसमें इसका रोल नहीं होता डिटॉक्सिफिकेशन में, लीवर सेल में काम आता है ये, और इसमें रोल होता है स्मूथ वाले का। क्लियर, आगे चलते हैं, आप पढ़ते हैं हम गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज देखो उसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, पर ये थोड़ा अलग है। देखो थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको, इसमें देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा गोल्जी बॉडी है। ये न्यूक्लियस के पास होता है, देखो ये न्यूक्लियस के पास है ये गोल्जी बॉडी। आगे देखते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। ये देखो एक आसान भाषा में समझाती हूँ, ये क्या है, एक चीजों को स्टोर करता है अपने अंदर, मॉडिफाई करता है और पैक करता है। अब जैसे एक फैक्ट्री है, वहां पर बहुत सारे खिलौने बन रहे हैं, प्लास्टिक की मशीन बना रही है, तो कहीं तो वो ले जाके स्टोर होते हैं, फिर उसमें से छांटा जाता है कि कौन सा सही है, कौन सा सही कर सकते हैं, मॉडिफाई किया जाता है, जो खराब है उसको निकाला जाता है, और फिर क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। तो यही काम करता है ये गोल्जी बॉडी, स्टोर करके रखता है, फिर मॉडिफाई करता है और फिर पैक करके ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हमारा ER करता है। क्लियर, तो ये वाले काम इसके होते हैं, स्टोरेज के, मॉडिफिकेशन के और पैकेजिंग के, प्रोडक्ट को किस फॉर्म में, प्रोटीन और लिपिड। यहाँ पर हम प्रोटीन और लिपिड की ही बात कर रहे हैं, उसी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ER। तो ये ER है हमारा डिलीवरी बॉय, और ये हमारी फैक्ट्री मतलब वो रूम है जहां पर हम सामान को बनाने के बाद स्टोर करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं और उसको पैक करते हैं, और फिर हमारा डिलीवरी बॉय आता है ER और उसको सामान को लेकर चला जाता है। ठीक है, एक्ट लाइक अ सेल पोस्ट ऑफिस, सेल के पोस्ट ऑफिस जैसा काम करता है, शॉर्ट करता है, पैक करता है, सेंड करता है प्रोडक्ट को। इसमें किसका फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है। अब लाइसोसोम्स क्या है, आगे पढ़ते हैं। लाइसोसोम्स क्या है बच्चों, वेस्ट डिस्पोजल, जो हमारा वेस्ट जब सेल है, जैसे हमारी बॉडी है उसमें भी वेस्ट होता है, वेस्ट निकलता है, तो वो उसको भी निकालना जरूरी है। ऐसे ही सेल का जो वेस्ट होता है, वेस्ट पार्ट, कुछ चीजें खराब होती हैं तो वो डिस्पोजल की भी तो जरूरत है, वरना कचरा फैल जाएगा सारे में, सब में, पूरे सेल में गंदगी फैल जाएगी। तो वेस्ट के डिस्पोजल का काम हमारा लाइसोसोम करता है। ये एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, जो वेस्ट के डिस्पोजल में, डिस्पोजल सिस्टम कहलाते हैं सेल का। ये क्लीनिंग रखते हैं सेल को,
सेल को क्लीन रखते हैं, हेल्प करते हैं सेल की क्लीनिंग रखने में बाय डाइजेस्टिंग, डाइजेस्ट करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को, फॉरेन मटेरियल मतलब बाहर से कोई बैक्टीरिया आया है उसको मार देते हैं कि तुम मतलब हमारे काम के नहीं हो, तो वो फाइट करता है, मारता है। लेकिन कभी कभी जो और जो अंदर ही अंदर जो ऑर्गेनिज क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है। कभी कभी ये क्या करता है, इसको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कभी कभी डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, अपने ही सेल को खा जाता है, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्स्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है अपने ही सेल को। डेंजर है ये इसका, मतलब ये अच्छे के साथ साथ बुरा भी काम करता है, ये अपने आप को भी मार देता है कभी डिस्ट्रैक्शन में। इसलिए कहते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें फुल फोकस में करनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होते हैं तो हमारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। जहां ये गड़बड़ाया वहां इसने अपने ही सेल को खा लिया बैक्टीरिया समझ के और उसको बर्स्ट कर दिया। इस टाइप से ये क्लीनिंग का काम करता है, क्योंकि डस्टबिन भी तो है, कीप द सेल क्लीन एंड हेल्दी, ये सेल को क्लीन और हेल्दी रखता है। अदरवाइज यहाँ पर सेल में बहुत ही ज्यादा गंदगी फैल जाएगी, क्योंकि सामान आ रहा है जा रहा है, पैकेजिंग की बात हो रही है, तो उसकी सफाई की भी तो जरूरत है, तो वो सफाई का काम करता है लाइसोसोम। आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर भी तो चाहिए सेल को, पावर किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है यहाँ पर। लेकिन देखो ये जो है, जहां पर ये बिजली सी चमक रही है, तो जहां पर ये बिजली का साइन है, ये है हमारे ये ग्रीन वाले माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये सब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन इनकी पोरस होती है, इसमें पोर्स होते हैं दैट अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, कि चीजें अंदर बाहर आ जा सके। वो तो सारी मतलब इसमें भी बताई थी मैंने, पहले में भी बताई थी। इनर मेम्ब्रेन होती है इनकी डीपली फोल्डेड, ऐसे बिल्कुल डीपली फोल्डेड होती है ना, ऐसे करके होती है। और ये इंक्रीज, जितना भी ज्यादा ये डीपली पास होगी उतनी ज्यादा ये एनर्जी क्या करेगी, क्रिएट करेगी एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी की फॉर्म में करते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है जो ज्यादा कंडेंस होती है, ज्यादा फोल्डेड होती है। आगे देखते हैं हम, यहाँ इतना हम जानेंगे प्लास्टिड्स क्या होते हैं। ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड, जैसे सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, ऐसे प्लास्टिड भी प्लांट में होते हैं। ये ह्यूमन मतलब एनिमल सेल में नहीं होते हैं। तो अब 3 टाइप के पढ़ना है आपको, एक तो क्रोमोप्लास्ट और एक क्लोरोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे। आपने क्लोरोफिल सुना है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है ना। जो ग्रीन कलर होता है ना प्लांट में लीव्स पर, वो इसी की वजह से होता है। ग्रीन प्लास्टिड मतलब ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अब जो फ्लावर्स वगैरह है जो कलरफुल होते हैं, पिंक, रेड, येलो, ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये कलर्ड प्लास्टिड होता है, तो ये जो कलर देता है फ्लावर को यही देता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है व्हाइट कलरलेस प्लास्टिड होता है, जिसमें स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन, यहां समझ सकते हैं ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन ये सब कलरलेस है, व्हाइट है, तो ये है ल्यूकोप्लास्ट। आगे चलते हैं, प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम। प्लास्टिड का भी अपना डीएनए होता है और उसमें राइबोसोम भी होता है। आगे देखते हैं हम, वैक्यूल्स क्या होते हैं। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, देखो ये प्लांट सेल में तो बहुत बड़े होते हैं, जो ये काम करते हैं स्टोरेज का काम करते हैं। प्लांट सेल में वाटर को स्टोर करने का या मल्टीपल चीजों को स्टोर करने का, तो ये प्लांट सेल में बहुत ही बड़े होते हैं। एनिमल सेल में या तो होते हैं तो छोटे होते हैं, अदरवाइज होते ही नहीं है। तो इनका क्या काम होता है, ये स्टोरेज सेक होते हैं, लार्ज होते हैं प्लांट में, स्मॉल होते हैं एनिमल में, और होता है किसी में प्रेजेंट भी नहीं होते एनिमल में। इन प्लांट ये ऑक्यूपाई करते हैं 50 to 90% ऑफ सेल का वॉल्यूम। सेल के अबाउट 50 to 90% यही वैक्यूल्स होते हैं। अब ये रिजिडिटी देते हैं, क्योंकि जब जितना बड़ा पार्ट उसका भारी होगा, जितना ये बड़ा होगा उतनी ही उसको रिजिडिटी देगा, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये अमीबा में यूनिसेल्युलर जो सेल के बारे में हमने पढ़ा था, फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम दैट अमीबा कंज्यूम, एक्सपेल वेस्ट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। स्टोर करके रखता है ये। अब मेम्ब्रेन देख लेते हैं कि मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन। अब देखो एक चीज, न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है,
इसमें भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, प्लास्टिड में भी, सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों में डीएनए मिलता है। तो ये जितने के पास डीएनए होता है उनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, और बाकी सब ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स इसमें सिंगल क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जो इसमें डीएनए नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी आपका राइजोसोम है, नो मेम्ब्रेन प्रोटीन फैक्ट्री, ERER, राइबोसोम नो मेम्ब्रेन प्रोटीन फैक्ट्री है, ओनली ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आगे देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, ये तो आपको अभी पढ़ते पढ़ते याद हो गए होंगे। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, एब्सेंट होती है। प्लास्टिड प्लांट सेल में होते हैं, प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इसमें छोटे होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, है ना। अब यहाँ पर सेंट्रियोलीज एब्सेंट और सेंट्रियोलीज प्रेजेंट होती हैं। बाकी अब यहाँ पर इतने ही 3 से 4 आप याद रखोगे, बहुत है आपके लिए। सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, इसको पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। एक देखो होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस, देखो माइटोसिस कब होता है, जब एक सेल 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, एक से सिर्फ 2 डॉटर सेल बन रही हैं, तो होता है माइटोसिस। अब मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से पहले 2 डॉटर सेल बनी, फिर उन 2 से 2 और बन गई, तो टोटल हो गई 4। यहां पर 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रही हैं, तो यहां पर होता है मियोसिस। अब यहां पर देखो जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो क्रोमोसोम हमने पढ़े थे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो पढ़े थे, ये क्या है, डीएनए तो है ये। तो यहां पर अगर यहां पर इसके पास 46 क्रोमोसोम है, तो ये इसके भी पास 46 होंगे और इसके भी पास 46 होंगे। लेकिन यहां पर अगर इसके पास 46 है, तो ये तो इनको तो 46 ही देगा 2 बार, लेकिन आगे जब टूटेंगे तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ये 46/2 हो जाएगा, मतलब 23 इसको देगा, 23 इसको, 23 इसको, 23 इसको। तो इसका मतलब है यहाँ पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जितना जो मदर सेल में होते हैं। ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल है, ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल है। जितने क्रोमोसोम मदर सेल में है उतने क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। यहाँ पर वो डिक्रीज हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं नंबर में, जितने मदर सेल में थे उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में हो जाएंगे। यहाँ पर इक्वल डिवीजन होता है, यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होता है, कम हो गया ना, रिडक्शनल हो गया। ये ग्रोथ एंड रिपेयर में, टिश्यू के ग्रोथ और रिपेयर में, जैसे हमारे चोट लग जाती है तो एक सेल जो वहां वाले सेल क्या हो गया, खराब हो गया, तो आसपास वाले सेल क्या करेंगे, अपने आप से सेल डिवीजन होता है सेल का, तो वहां पर उस स्किन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। कुछ टाइम बाद वो चोट लगा हुआ ठीक हो जाता है, तो वहां सेल डिवीजन होके वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये काम आता है हमारी ग्रोथ में, जब हम बड़े होते हैं तब बड़े होने के लिए हमें सेल डिवीजन की जरूरत है कि ज्यादा सेल चाहिए, और जब हमारे चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने में। लेकिन जब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन वाली फॉर्म में, जब हम बर्थ करते हैं बेबी को, या फिर जो भी एनिमल है बर्थ करते हैं बेबीज को अपने, तब होता है मियोसिस। तब मियोसिस वाला प्रोसेस होता है, रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन के टाइम पर ही ये रिक्वायरमेंट होता है, तो तब बनती है ये 4 डॉटर्स है। क्लियर, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। यहां पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव या अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आपको लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है जो पॉइंट नहीं समझ में आया है। शॉर्ट वीडियो आपके लिए आ रही है मेरे सेकंड चैनल पर, वहां आपका जो सारे चैप्टर्स हैं उनका मैं क्विक रिवीजन वीडियो बना रही हूँ शॉर्ट वीडियोज में, तो आप उनको जाकर अपने टॉपिक्स का रिवीजन भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। मिस्टी क्लासरूम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऐसे ही मिलते रहे। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।